गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का हमारे चैनल होम साइंस विद आराधना में स्वागत है। आप लोगों को वस्त्र विज्ञान एवं परिधान डॉक्टर वृंदा मैम की बुक को मैं बता रही थी, जिसमें से कुछ टॉपिक मैंने फिनिश कर दिया है। जैसे आप देख सकते हैं, वस्त्र विज्ञान का परिचय, वस्त्रोपयोगी रेशों के गुण, वस्त्रोत्पादक रेशों का वर्गीकरण, ये नहीं करवाएंगे। उसके बाद कपास, लिनन, जूट, ऊन, रेशम सारा क्लियर हो गया है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाने बोली थी, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा पढ़ाने के बाद 5-10 मिनट में एक एक टॉपिक को मतलब एक एक टॉपिक का क्वेश्चन करवा दूँ, ठीक है। तो आज हम आप लोग को बताना चाहते हैं मैन मेड फाइबर रेयॉन, जिसमें दिया है उद्गम एवं इतिहास, रेयान का निर्माण प्रक्रिया, रेयान के विभिन्न प्रकार, भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएं। तो आज चलिए हम आप लोगों को ये स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करते, अपनी वीडियो क्या करते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं। तो देख लीजिए, ये है रेयान, ठीक है। क्या है, बुक को थोड़ा माइंड मत करिएगा। चलिए देखते हैं क्या है। मानवकृत तंतु, जिसे क्या कहते हैं, रेयान कहते हैं। मैन मेड फाइबर रेयॉन, रेयान की खोज कब हुई थी, तो 19वीं शताब्दी का वैज्ञानिक चमत्कार है। तो क्या, तो रेयान रेशा, इसे कृत्रिम रेशम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। यह मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा है, जिसका उत्पादन स्रोत वनस्पति सेल्यूलोज है। रेयान निर्माण के लिए कागज, बांस व कागज की लुगदी, जिसे पल्प कहते हैं, ठीक है, कपास के लिंटर्स, जिसे कॉटन लिंटर्स कहते हैं, आदि को रासायनिक पदार्थ के साथ मिलाकर एक अर्ध तरल पदार्थ सेमी लिक्विड बनाया जाता है। इस अर्ध तरल पदार्थ को स्पिनरेट के अत्यंत बारीक छिद्रों से होकर गुजारा जाता है। तत्पश्चात नियंत्रित ताप से सुखाकर ठंडे जल में प्रवाहित कर खींचकर व बटकर अविरल धागा तैयार किया जाता है। सबसे पहले ये 19वीं शताब्दी में इस रेशे की खोज हुई थी। इसको क्या कहते हैं, इसमें कुछ क्वालिटी जो होती है तो रेशम के समान होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। मानव द्वारा तैयार किया जाने वाला पहला कृत्रिम तरीके से जो रेशा था वो कौन था, तो वो रेयान था। जिसका उत्पादन कैसे किया जाता था, तो इसका जो कह सकते हैं, जो बेस के लिए जिसका उपयोग किया जाता था, तो वो सेलुलोज ही होता था, ठीक है। चाहे वो बांस हो, चाहे वो कागज की लुगदी हो, चाहे वो कॉटन लिंटर्स हो, इनका उपयोग करके रासायनिक पदार्थ मतलब केमिकल्स, घोल का उपयोग करके, केमिकल का उपयोग करके, इनको गलाने के लिए इत्यादि चीज़ों के लिए प्रयोग करके इन्हें एक सेमी लिक्विड टाइप का, मतलब एक लिक्विड फॉर्म जैसे होता है ना तरल पदार्थ, तो सेमी लिक्विड जो अर्ध तरल पदार्थ होता है वैसा बना करके इसके द्वारा इसको स्पिनरेट, आपको मैंने दिखाया था ना, स्पिनरेट होता है वो क्या होता है, कॉपी लेके आती हूँ, 1 सेकेंड रुकिए आप लोग। एक स्पिनरेट होता है, ऐसे जैसे आप बाथरूम में शावर देखते हैं ना, जिससे शावर जो बाथरूम में लगा होता है, इसमें क्या होता है, महीन महीन छिद्र होता है, जो वो लिक्विड होता है जो आपने तैयार किया पल्प वगैरह से, उसको इसमें से गुजारा जाता है। जब इसमें से गुजारा जाएगा तो जैसे शावर लगा होता है, जो फुवारा लगा होता है बाथरूम में, जब आप नहाने जाते हैं तो आप ऐसे मतलब ऑन करते हैं, उसमें से पानी गिरने लगता है ना बारिश की बूंदों की तरह, तो वैसे ये स्पिनरेट के छिद्रों का प्रयोग किया था। और इसमें क्या किया था, इसी में से इस लिक्विड पदार्थ को निकाला जाता है। इसको निकाला जाता है तो ये क्या होता है, इसके ऊपर या तो ड्रायर का प्रयोग करके सुखाया जाता है, इसको सुखाने के लिए हवा के द्वारा क्या किया जाता है, ताप के द्वारा इसको सुखा दिया जाता है। तो क्या होता है, एक रेशे का वो रूप लेके बाहर निकलने लगता है, निकलता है, उस पर ताप दिया था, आपको हम बता रहे हैं। उसको क्या कहता है, फिर लपेट लिया था। जैसे आप रेशम देखे थे ना, जो बॉम्बेक्स मोरी नाम का वो जो कीड़ा होता है जो रेशम तैयार करता है, उसके मुख के पास क्या होता है, नाक के पास छिद्र होते हैं, जिसे स्पिनरेट कहते हैं। उसी को ध्यान में रखकर रेयान तैयार करने के लिए भी उन्हीं छिद्रों का प्रयोग किया गया। इसीलिए कुछ क्वालिटी इसकी रेशम से मिलती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल रेशम की इसको संज्ञा दी गई है, आर्टिफिशियल सिल्क की इसको संज्ञा दी गई है, ठीक है। वास्तव में रेयान दिख रहा है ना आप लोगों को, 1 मिनट रुकिए। वास्तव में रेयान वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों, मेहनत व सच्ची लगन का परिणाम ही है। वैज्ञानिकों ने सिल्क के समान रेशे तैयार करने की चेष्टा की।
उन्होंने सिल्क के कीड़े के मुख छिद्रों से सिल्क के रेशों को निकालते देखा। आपको भी मैं जो चीज बताई हूँ, ये कीड़े शहतूत की पत्तियां खाकर ही प्रोटीन का निर्माण करते थे, जिन्हें वे लार के रूप में स्रावित करते थे। लार वातावरणीय हवा में सूखकर रेशम के धागे बन जाता है। रेशम की इस निर्माण प्रक्रिया की नकल वैज्ञानिकों ने की, जिसका परिणाम रेयान निकला। इसे पूर्व में कृत्रिम रेशम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जाना जाता था। मैं आपको भी बताई हूँ कि जो बॉम्बेक्स मोरी नाम का जो कीड़ा होता है, जो शहतूत की पत्तियों को, साधारणतः शहतूत की पत्तियों को खाता है, उस पे जीवित रहता है और क्या करता है, रेशम नामक रेशा तैयार करता है। तो जिस प्रोसेस से उसको गुजारा जाता है, उसके मुख नाक के पास जो छिद्र होते हैं, जो स्पिनिरेट जिसे बोला गया, उसी की नकल करके वैज्ञानिकों ने क्या हुआ, रेयान को तैयार करने की कोशिश की और रेयान को तैयार किया। रेयान के रेशे प्राकृतिक रेशम के समान ही चिकने, चमकदार, कोमल व सुंदर होते हैं, परंतु इनमें मजबूती, प्रत्यास्थता, सटने का गुण, कोविसनेस तथा सघनता, कॉम्पैक्टनेस का अभाव रहता है। दिखता तो किसकी तरह है, इसकी कुछ क्वालिटी तो रेशम के समान होती है। जैसे कौन कौन सी क्वालिटी कह सकते हैं, तो चिकना होना, उसका लस्टर जो चमकदार होना, कोमल और सुंदर, परंतु इनमें जो मजबूती होती है, जो इनमें इलास्टिसिटी होती है, जो सटने का गुण कॉविसनेस होता है और जो इनमें सघनता का अभाव होता है, रेशम के समान वो क्वालिटी इसमें नहीं पाई जाती। रेयान का शाब्दिक अर्थ है सूर्य की किरणों का परावर्तन। रेयान का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो रेयान का शाब्दिक अर्थ है सूर्य की किरणों का परावर्तन, रिफ्लेक्टिंग द सन रेज। सूर्य की किरणों के परावर्तन से चमक उत्पन्न होती है। कोलियर ने अपनी पुस्तक में लिखा है, ए हैंड बुक ऑफ टेक्सटाइल। किसकी पुस्तक थी, तो ये कोलियर की बुक है, ए हैंड बुक ऑफ टेक्सटाइल में लिखा है, द मैन मेड फाइबर आर प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन रॉ मटेरियल। एग्जाम्पल में दिया है, फाइबर फॉर्मिंग सच ए पेट्रोलियम, कोल, सेल्यूलोज, पल्प फ्रॉम द ट्री। मतलब वही कि इनका उपयोग करके, और उसने क्या किया, जो फाइबर का निर्माण किया, वही क्या है, रेयान की बात कर रहे हैं कोलियर। उद्गम एवं इतिहास देख लीजिए, किसका, ओरिजिन एंड हिस्ट्री रेयान की। तो रेयान का इतिहास अत्यधिक पुराना नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये वैज्ञानिकों की देन है। तो ये क्या आप जान सकते हैं कि पहले मतलब ये चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। तो ये बेसिकली इसको कहा था कि 19वीं शताब्दी की ये देन है, तो ये ज़्यादा पुरानी नहीं हुई। इसीलिए कह रहे हैं कि रेयान का जो इतिहास है वो ज़्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि ये मानव द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, मानव के द्वारा सेलुलोज, पल्प वगैरह का प्रयोग करके तैयार किया गया, और कैसे, वैज्ञानिक तरीके से। इसीलिए कहा जा रहा है कि इसका इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। ये 19वीं शताब्दी की खोज, 19वीं शताब्दी में इसकी खोज की गई। 19वीं शताब्दी का रेशा भी इसे कहते हैं, वैज्ञानिक चमत्कार भी इसे कहते हैं। वैज्ञानिक इस प्रयास में जुटे थे कि एक ऐसे रेशे का निर्माण किया जाए जो रेशम के ही समान सुंदर, चमकदार, चिकना, कोमल, बारीक, लचीला, मजबूत हो, परंतु उसका मूल्य सर्वसाधारण की पहुंच, मतलब हम तक, मतलब जो बहुत रिच है, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी, जो मतलब हाई क्वालिटी कह सकते हैं, जो रिच है, जिसका स्टेटस बहुत हाई है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, उनके उन रेशम का प्रयोग, पहले कहते थे ना राजा महाराजा, ये लोग जो सिल्क का प्रयोग करते थे, क्योंकि क्या होता था, बहुत महंगा बहुमूल्य था, तो हमारी पहुंच से बाहर था। तो हम साधारण मानव की पहुंच में इसको बनाने के लिए ही वैज्ञानिकों ने इस प्रयास में जुटे, प्रयासरत रहे और फिर अपने प्रयोग में सफलता प्राप्त की। और 19वीं शताब्दी में उन्होंने रेयान नामक एक पहला मानवकृत रेशा तैयार किया, जिसे रेयान का अर्थ होता है कि सूर्य के किरणों का परावर्तन। ठीक है, जिसे और भी नाम से आर्टिफिशियल सिल्क, कृत्रिम रेशम के नाम से भी जाना जाता है। उसकी वजह ये है कि जिस तरह से रेशम जो है, जो बॉम्बेक्स मोरी होता है, वो शहतूत की पत्तियों को जो खाता है, ठीक है, जो शहतूत की पत्तियों को खाकर जिस प्रोसेस के साथ वो गुजरता है और रेशम तैयार होता है, उसी तरह से वातावरणीय परिस्थितियों में उसी तरह से उसी चीजों को ध्यान में रखकर वैज्ञानिकों द्वारा रेयान को तैयार करने की कोशिश की गई और उसमें सफलता प्राप्त हुई उनको। ठीक है, वैज्ञानिकों की इस सोच एवं प्रयास ने रेयान के रेशे को जन्म दिया। किस सोच ने, कि ये सबकी पहुंच के अंदर आए। जैसे सिल्क सबकी पहुंच के अंदर नहीं है, तो उसी की नकल करते हुए, उसी का
सब्स्टिट्यूट तैयार किया। जैसे एक का सब्स्टिट्यूट क्या होता है, तो आप कहते हैं ना एक का सब्स्टिट्यूट क्या है, दूध का प्रयोग कर सकते हैं आप, सोयाबीन का प्रयोग कर सकते कहते हैं ना, तो वही चीज है कि रेशम का सब्स्टिट्यूट तैयार किया गया रेयान के रूप में सन 1884 में। कब? सन 1884 ईस्वी में सबसे पहले फ्रांस के एक वैज्ञानिक काउंट हिलेरी डी चार्टेनेट ने रेयान का रेशे का निर्माण किया। सबसे पहले रेयान के रेशे का निर्माण किसने किया? तो सन 1800। अभी आप लोग समझ लीजिए, अभी मैं इसको ग्राफ के माध्यम से आपको कॉपी पे समझा दूंगी। सन 1884 ईस्वी में सबसे पहले फ्रांस के एक वैज्ञानिक, जिसका नाम क्या था तो आप बताएंगे, काउंट हिलेरी डी चार्टेनेट उनका नाम था। उन्होंने ही रेयान के रेशे का निर्माण किया, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, तो फादर ऑफ रेयान कहा जाता है। रेयान निर्माण की सफलता में पश्चात फ्रांस में पहला रेयान का कारखाना फैक्ट्रीज ऑफ रेयान खोला गया। जब वहीं इसका निर्माण हुआ, वहीं के निवासी थे चार्टेनेट साहब, वो फ्रांस की थी, तो इसकी फैक्ट्री भी तो सबसे पहले वही खुलेगी। इसके पूर्व भी सन 1664 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, इसके पूर्व सन 1664 ईस्वी में अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक, 1710 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक रेने ए डी र्यूमर ने, 1855 ईस्वी में स्विस वैज्ञानिक जॉर्ज ओडोमर्स ने रेयान निर्माण की दिशा में काफी प्रयास किया था, लेकिन प्रचलित कौन हुए? तो काउंट हिलेरी डी चार्टेनेट जो थे वो क्या हुए, इस चीज को लेके फेमस हुए, इसीलिए वो सक्सेस हुए। उन्होंने बेसिकली एक रेशा तैयार करके दे दिया, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ रेयान कहा जाता है। परंतु उनके प्रयासों और प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकला कि पेट्रोलियम पदार्थ, वार्निश, कोलतार, गोंद, वनस्पति, सेलुलोज आदि से रेशे तैयार किए जा सकते हैं। उन्होंने जो खोज की उससे एक निष्कर्ष तो निकल गया कि जैसे पेट्रोलियम से भी रेशा बन सकता है, वार्निश से ही बनाया जा सकता है, कोलतार से भी, गोंद से और वनस्पति रेशे भी तैयार किए जा सकते हैं मानव द्वारा। ठीक है। काउंट हिलेरी जे चार्टेनेट ने सर्वप्रथम 1884 में सफलतापूर्वक नाइट्रोसेलुलोज विधि से रेयान निर्माण किया। किस विधि द्वारा? तो नाइट्रोसेलुलोज विधि द्वारा रेयान का निर्माण सर्वप्रथम काउंट हिलेरी डी चार्टेनेट ने सन 1884 में किया। तत्पश्चात जर्मन वैज्ञानिक ने कुप्रामोनियम विधि से रेयान के रेशे का निर्माण किया। सबसे पहले फ्रांस, दूसरे नंबर पे जर्मन। ठीक है, जर्मन में कौन सा? कुप्रामोनियम। इसके बाद 1890 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक एल.एच. डेस्पिजस ने इस विधि से रेयान तैयार किया। सबसे पहले कब? 1884। ठीक, फिर कब? 1890। फिर कब? 1892। तो 1890 में फ्रांसीस वैज्ञानिक जो थे कौन? डेस्पिजस। ठीक है, कोप्रामोनियम वाला जो तैयार किए वो कौन थे? तो वो जो थे जर्मन थे। सन 1892 ईस्वी में अंग्रेजी वैज्ञानिकों द्वारा विस्कस विधि द्वारा रेयान तैयार किया गया। वर्तमान में विस्कस विधि को रेयान निर्माण हेतु उपयुक्त माना जाता है। जो लास्ट में सबसे 1892 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा, अमेरिकन जिसे अंग्रेजी कह सकते हैं, इनके द्वारा जो रेयान तैयार किया गया वो विस्कस विधि से तैयार किया गया। और वही क्या हुआ, आगे चल करके उपयुक्त हुआ, सक्सेस हुआ। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा महंगी विधि नहीं है। ठीक है, कुछ ही कंपनी कुप्रामोनियम विधि द्वारा रेयान का उत्पादन करते हैं, जबकि नाइट्रोसेलुलोज विधि से रेयान का उत्पादन बिल्कुल नहीं होता। जो काउंट हिलेरी डी चार्टेनेट साहब ने सन 1884 में जो नाइट्रोसेलुलोज विधि रेयान का निर्माण किया, उसका क्या होता? उत्पादन बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग जो हैं, जो 1890 में डेस्पिजस साहब ने जो किया था उसका कुछ मात्रा में प्रयोग होता, लेकिन जो अमेरिकन लोगों ने किया था विस्कस विधि का, उसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अत्यंत ज्वलनशील है, साथ ही काफी महंगा है। जो ये नाइट्रोसेलुलोज विधि द्वारा चार्टेनेट साहब ने तैयार किया था, इसकी ये कमी है कि ये बहुत ज्वलनशील होता है और वस्त्र है, आपको प्रयोग करना है, अगर इसमें ज्वलनशीलता का गुण है तो ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो इसमें ज्वलनशीलता, अत्यंत ज्वलनशील है और महंगा है साथ साथ में, तो इसकी जो इसकी क्वालिटी में कमी कर रहा है, जिसके लिए इसकी क्या है, इसकी डिमांड कम हो गई, इसलिए इसका उत्पादन भी कम हो गया। विस्कस की डिमांड ज़्यादा हो गई, उसका उत्पादन भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि क्या है, वो इन चीज़ों से खरा उतरता है। भारत में सन 1946 ईस्वी में सबसे पहले केरल में रेयान का उत्पादन हुआ। भारत में कब हुआ? तो 1946 ईस्वी में सबसे पहले केरल में, कहाँ पे? केरल में रेयान का उत्पादन हुआ।
अब तो कई अन्य स्थानों पर रेयान के वस्त्र बनने लगे। रेयान का प्रचलन आज बहुत अधिक हो गया। रेशम के समान सुंदरता, कोमलता, लचीलापन, मुलायमियत व अद्वितीय आकर्षण के कारण यह काफी लोकप्रिय हुआ। ठीक है, रेयान आधुनिक युग का एक अनोखा चमत्कार है। सिल्क जैसे सुंदर, आकर्षण एवं वैभवशाली वस्त्र जो केवल कुछ ही धनाढ्य वर्गों के उपयोग तक ही सीमित थी, वैज्ञानिकों के प्रयासों एवं प्रयोगों द्वारा निर्मित रेयान अब सभी आय वर्गों के लिए उपलब्ध है। मतलब जो रेशम होता था वो कुछ ही लोग, धनाढ्य वर्ग लोग ही, जैसे रिच फैमिली जो होती थी, जो आर्थिक रूप से संपन्न होते थे, उनकी ही पहुंच तक रहा। लेकिन जब से रेयान आ गया तब तक सिल्क की शौक सभी ने पूरी कर ली रेयान के रूप में। इसके मूल्य रेशमी वस्त्रों की अपेक्षा मूल्य में काफी कम होते हैं। इससे बने परिधान हल्के, कोमल एवं ऐश्वर्य से युक्त होते हैं। इनमें सुंदर ढंग से लटकनशीलता, ड्रेपेबिलिटी का अनोखा एवं निराला गुण होता है। इससे पार्टी, शादी, विवाह, उत्सव आदि हेतु सुंदर परिधान तैयार किए जाते हैं। डॉक्टर लेबार्थ ने लिखा है, Rayon is an outstanding example of man's ingenuity of perfecting a textile fiber to revile and to compete with silk, wool and even cotton। मतलब इन सबों से भी क्या हुआ, रेयन जो इसका एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग है इनके अकॉर्डिंग का, मतलब इनके कंपटीशन में सिल्क, वूल, इवन कॉटन के क्या है, आउटस्टैंडिंग है। कौन? रेयान। रेयान रेशा तैयार करने की आधारभूत विधियां, बेसिक मेथड टू प्रोड्यूस रेयन फिलामेंट। रेयान को तैयार करने के लिए रेशम निर्माण प्रक्रिया का अनुकरण किया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, तो इसीलिए इसे आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जाना जाता है। रेशम को तैयार करने हेतु रेशम के कीड़े शहतूत की पत्तियों को खाकर उनका पाचन करके अपने मुख ग्रंथियों के छिद्रों से लार सावित सिक्रीट सलाइवा करते हैं। और रेयान रेशा निर्माण हेतु भी वनस्पति सेलुलोज, जैसे आपने देखा कॉटन लिंटर्स और बांस की लुगदी पल्प जिसे कहते हैं, सेल्यूलोज पे डिपेंड है रेशा। उनको रासायनिक विधियों द्वारा गला के अर्ध तरल पदार्थ सेमी लिक्विड को स्पिनिरेट के छिद्रों में से गुजार दिया जाता है। जिस तरह से रेशम निर्माण की प्रक्रिया होती है, विविध रसायनों से प्रतिक्रिया कराकर स्पिनिरेट के छिद्रों से होकर निकालते हैं। स्पिनिरेट प्लेटिनम जैसे, देख लीजिए ये स्पिनिरेट है, जैसे वही जो शावर लगा होता है वॉशरूम में वैसे ही है। जब आप यहाँ से ऑन करते हैं पानी ऐसे निकलता है, तो ये भी निकलता है और क्या करता है, स्पूल पे लपेटते जाते हैं, धागा बाहर निकलते जाता है। महंगे धातु के बने होते हैं क्योंकि प्लेटिनम अम्ल, क्षार व अन्य रसायनों से अप्रभावित रहते हैं। जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम का क्यों प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस पे न अम्ल का प्रभाव पड़ता है और न क्षार का प्रभाव पड़ता है, इसीलिए जो है प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। इनके छिद्र अत्यंत बारीक होते हैं। इनके छिद्रों का व्यास 0.002 इंच से 0.005 इंच तक होता है। स्पिनिरेट के छिद्रों से निकलने के पश्चात रेशों को ठंडी जलधारा अथवा अन्य माध्यमों द्वारा सुखाया जाता है। सूखने के पश्चात अविरल लंबाई के रेशे तैयार हो जाते हैं। हेलो, हाँ गाइस, तो मैंने बीच में वीडियो रोक दी थी, शोर हो रहा था तो इसलिए रोक दिए थे कि आप लोग को डिस्टर्ब होगा। तो हम कहाँ बता रहे थे, तो बता रहे थे जो स्पिनिरेट का छिद्र होता है उसका जो व्यास, उसका जो डायमीटर होता है वो 0.002 इंच से लेकर 0.005 इंच तक का होता है। स्पिनिरेट के छिद्रों से निकलने के पश्चात रेशों को ठंडी जलधारा अथवा अन्य माध्यमों द्वारा सुखाते हैं। सूखने के पश्चात अविरल लंबाई के रेशे तैयार हो जाते हैं। आप देख लीजिए, यही होता है स्पिनिरेट। रेयान के रेशे तैयार करने के लिए लकड़ी या बांस की लुगदी, कागज, कपास के लिंटर्स आदि को रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तरल पदार्थ के रूप में बदल दिया जाता है। इस तरल पदार्थ को नियंत्रित दाब एवं ताप द्वारा स्पिनिरेट के छिद्रों से होकर गुजारा जाता है, जिससे छने हुए तरल पदार्थ सूखकर जमकर ठोस रेशे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तत्पश्चात इसमें आवश्यकता अनुसार ऐंठन देकर बटकर वांछित मोटाई के मजबूत धागे बना दिए जाते हैं। यद्यपि सभी प्रकार के रेयान बनाने की आधारभूत विधि एक ही है, परंतु उनमें विविधता आती है। यह विविधता निम्न कारणों से आती है: कच्चे माल की किस्म की वजह से, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, नंबर 2 रासायनिक पदार्थों का प्रयोग, यूज ऑफ केमिकल की वजह से, नंबर 3 है विशिष्ट निर्माण विधि, स्पेशल फीचर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है,
यहाँ आज बस यहीं तक। कल जब इसका टर्न आएगा उस दिन मैं रेयान के प्रकार, काइंड ऑफ रेयान बताऊंगी। चलिए तब तक कुछ क्वेश्चन कपास से कर लेते हैं। जैसे मैं आप लोग को बोली थी कि थोड़े थोड़े क्वेश्चन भी साथ साथ में कराती चलूं, जिससे क्या हो कि आप लोगों के क्वेश्चन की भी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। मतलब ये नहीं रहे कि मैम ने कह के क्वेश्चन नहीं कराया, तो आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन भी साथ साथ में, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए। देखिए ये आपका चैप्टर है कपास, लिनन एवं जूट, कैसे रे से, तो सेलुलोजिक रे से। आप इधर से देखते जाइए, आपको साफ दिखेगा। जब उधर का टर्न आएगा तो फिर वो भी हम देखेंगे। ये क्वेश्चन है यूजीसी नेट एग्जाम दिसंबर 2019 का। क्वेश्चन है क्या, 1 मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन है कि मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता होती है लचीलापन, विकेबिलिटी, लाफ्ट एंड प्रतिस्कंदन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लाफ्ट, तो इसका सी आंसर सही होगा। मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता लाफ्ट होती है। सूती कपड़े की सिकुड़न प्रक्रिया द्वारा कम किया जा सकता है। फेल्टिंग, मर्सराइजिंग, सल्फोराइजिंग और निष्पीडन। तो फेल्टिंग क्या होता है, फर बनाने की जो फेल्ट विधि द्वारा क्या होता है, ऊन, ये परिसज्जा ही होती है। फेल्टिंग विधि जो होती है इसमें ये ऊन पे प्रोसेस की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, फेल्टिंग कह सकते हैं, जिसके माध्यम से नमदा बनाया जाता है। मर्सराइजिंग और सल्फोराइजिंग और निष्पीडन जिसे गूंथना विधि कहते हैं। तो सल्फोराइजिंग क्या है, ये सल्फोराइजिंग जो है ये कह सकते हैं कि कंपनी द्वारा दी जाने वाली एक मतलब टैग कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है अंतिम रूप से वो परिसज्जा जिसमें क्या होगा, वस्त्र सिकुड़ेगा नहीं। मर्सराइजिंग क्या होती है, प्रोसेस होती है जो किस पे की जाती है, तो सूती कपड़े पे की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि इसमें जो सिकुड़न होती है, क्योंकि आपको पता है इस कपड़े में क्या होती है, प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता का मतलब ड्यूरेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का क्या होता है, अभाव होता है, जिसके कारण क्या होता है इस कपड़े में सिकुड़न आ जाती है। ठीक है, तन्यता और प्रतिस्थता और प्रतिस्कंदता, प्रत्यास्था और प्रतिस्कंदता का इसमें अभाव रहता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, इसमें सिकुड़न आ जाती है। दूर कैसे करते हैं, तो मर्सराइजिंग प्रोसेस के द्वारा। सूती कपड़े की सिकुड़न मर्सराइजिंग प्रक्रिया द्वारा कम की जाती है। ये सब चीजें आपको जब मैं परिसज्जा बताऊंगी उसमें जब ये सब सारे प्रोसेस यांत्रिक विधि और भौतिक विधि के अंतर्गत आएगा तो आपको सारी चीजें बहुत क्लियर तरीके से मैं समझा दूंगी। मर्सराइजिंग परिसज्जा द्वारा वस्त्र की सतह को सुंदर, कोमल, चिकना, चमकदार एवं कांतियुक्त बनाया जाता है। इसी प्रकार एक प्रोसेस होती है जिसे कैलेंडरिंग भी कहते हैं। वो प्रेस का ही सिस्टम होता है, लेकिन क्या होता है व्यापारिक स्तर पर होता है, जिसमें क्या होता है वस्त्र चिकना चमकदार हो जाता है। मर्सराइजिंग की प्रोसेस जो होती है स्पेशली किस पे की आती है, तो ये सूती कपड़े पे की आती है। तो यहाँ पे वो ऑप्शन है तो आप इसको टिक करोगे। कहीं कहीं पे आगे आप देखोगे तो सल्फोराइजिंग भी इस चीज पे मिलेगा, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा, मर्सराइजिंग। इसलिए अधिकतर यह परिसज्जा सूती धागों एवं वस्त्रों पर की जाती है और यहाँ बात सूती की जाती है, तो किसका उपयोग करेंगे, मर्सराइजिंग, बी सही करेंगे। कॉटन शब्द अरबी शब्द कोटोन या कोचून से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, एक बीज पौधा, खेती करने योग्य पौधा, एक वनस्पति पौधा, जुते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा। कॉटन शब्द की अगर हम बात न करें, बस कॉटन जो एक हमें जो रेशा प्राप्त होता है, अगर उसकी विशेषताओं में देखें तो ये बीज का पौधा है। आपको ये भी पता है खेती करने योग्य पौधा, जिसकी खेती की जाती है, इसके लिए काली मिट्टी होती है, 1 वर्षीय पौधा होता है, उष्णकटिबंधीय जलवायु इसके लिए चाहिए होती है, जिसमें नमी भी हो, आर्द्रता भी हो। ठीक है, और वनस्पति प्लांट है, आपको पता है वनस्पति के अंतर्गत आता है। लेकिन जो कोटून है इसका अर्थ क्या होता है, तो जूते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा, इसका अर्थ होता है। कॉटन शब्द अरबी कोटोन या क्यूटून से लिया गया है, जिसका अर्थ है जूते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा, ए प्लांट फाउंड इन कनक्यूर्ड लैंड। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने गूगल पे सर्च किया पर मुझे मिला नहीं, ये मैं यहीं से आपको बता रही हूँ। लिनन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो आपको पता है फ्लैक्स, कपास, यहाँ पे टिक लग गया है, इसका कोई आप वो नहीं फर्क पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी करते चल रही हूँ साथ में। फ्लैक्स, कपास, रबड़ और ऊन। तो जो आपको कपास है ये बीज से प्राप्त होने वाला पौधा है। ठीक है, लिनन जो होता है, ऊन जो है वो जंतुओं से प्राप्त होने वाला प्रोटीन फाइबर है। ये जो है लेटेक्स, रबड़ जो कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। फ्लैक्स से जो कह सकते हैं जो फ्लैक्स सीड होता है, जो फ्लैक्स होता है उसी से क्या होता है,
ये जो लिनन होता है फ्लैक्स नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लिनन फ्लैक्स नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। लिनन वस्त्र अति प्राचीन काल से ही प्रयोग में आता रहा है। मिस्र देश में लिनन के वस्त्रों की शान और शौकत का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए मिस्र को क्या कहा जाता है, लिनन ऑफ द लैंड भी कहा जाता है। आयरलैंड में उच्च कोटि का लिनन प्राप्त होता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। बाइबिल में भी इस वस्त्र का उल्लेख मिलता है। लिनन को पवित्रता एवं प्रतीक शांति का द्योतक मानते हैं, साथ ही इसे ऐश्वर्य का द्योतक मानते हैं। ठीक है, और किसका, शान शौकत, इन चीजों का भी इसे द्योतक मानते हैं। कपास के रेशे के उत्पादन का सही क्रम दीजिए। पहले आप देख लीजिए, नंबर 1 पे क्या लिखा है, कंघी करना। नंबर 2 पे क्या लिखा है, खेती करना। नंबर 3 पे क्या लिखा है, खोलना एवं आपस में मिलाना। मैं सारी चीज को आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी, न कि इसमें से आंसर बस चूज करके बताऊंगी। अगला है बिनोने, निकालना और क्या, गांठ बांधना, कताई करना और पूनी बनाना, धुनना। सबसे पहले आप क्या करते हैं, क्या कंघी करेंगे कि आपस में खोलेंगे? सबसे पहले आप तो खेती करेंगे ना। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग, इसकी खेती की जाएगी, कल्टीवेट। ठीक है, इसकी क्या होगी, इसकी खेती होगी। सबसे पहले आप खेती करेंगे। खेती करने के बाद क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, बिनौलों को निकालना और गांठ बनाना। खेती करने के बाद बिनौलों को आपस में मिलाना। इसमें आप दोनों में थोड़ा सा आपको क्या हो रहा होगा, कंफ्यूजन हो रहा होगा कि खेती करने के बाद क्या है, बिनौलों को निकालना और गांठ बनाना। कहने का ये मतलब है खोलना और आपस में मिलाना, ये 3rd नंबर पे प्रोसेस है। मैं आपको ये दिखा देती हूँ बुक में, तब शायद आपको वो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। 1 मिनट आप बस होल्ड करिए, मैं आपको दिखाती हूँ ये चीजें। मेरे बताने से ज्यादा जब आप इस चार्ट को देख लेंगे तो ज्यादा समझ जाएंगे और वो आपको फिर भूलेगा भी नहीं। ये आप चार्ट देख लीजिए। सबसे पहले आपने क्या किया, कोए को एकत्र किया। यहाँ पे आपको आपके सामने खेती वाला चीज नहीं रखा गया है। सबसे पहले अगर सोचिए तो खेती किया जाता है, फिर पिकिंग की प्रोसेस की जाती है जिसमें कोए को एकत्र किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये चीज एक में करके दे दिया है, बिनौले निकालना और गांठ बांधना। जो बिनौले निकालना होता है उसे क्या कहते हैं, बिनौलों को एकत्र करना पिकिंग कहलाता है, पिक करना उठाना होता है। और क्या होता है, गांठ बांधना मतलब बॉलिंग होता है। ठीक है, तो बिनौले निकालना और गांठ बांधना मतलब क्या कह रहे हैं, ये ओटाई करने की बात करें, ओटने की बात करें, मतलब ये क्या कह रहे हैं, गिनिंग प्रोसेस करने की बात कह रहे हैं। उसके बाद क्या होती है, उसके बाद गांठे खोलना और आपस में बनाना। देखो यहाँ गांठे बना रहे हैं, फिर गांठों को मिला रहे हैं, फिर गांठे खोल रहे हैं। देखिए इसके बाद की प्रोसेस है गांठे बनाना, ब्लेंडिंग, गांठे खोलना, ओपनिंग एंड ब्लेंड। तो ये दोनों प्रोसेस हटा के इन्होंने यहाँ पे क्या दिया, बिनौले निकालना और गांठ बांधना। ठीक है, क्या होना, गिनिंग, आपने खेती कर ली, उसके बाद आपने क्या किया, उसको पिक किया, बिनौलों को निकाला, मतलब बिनौलों को बीज से अलग करने की बात की जा रही है, जिसे क्या कहते हैं, गिनिंग कहते हैं। बिनौलों में से रेशों को बीज से अलग करना और गांठ बना, रेशों को बीज से अलग करने की प्रोसेस को आप गिनिंग कहते हैं। तो उसको निकालने के बाद रेशे को बीज से जब आप अलग कर दिए तो उस रेशों को क्या किया, उनकी गांठ बना दिए। ठीक है, उन गांठों को बनाने के बाद आपने क्या किया, उसकी उन गांठों को बनाया, उसके बाद उनको क्या कहते हैं, खोला और आपस में मिलाया, खोला और आपस में फिर मिलाया। देखिए यहाँ पे गांठे बनाया, फिर क्या किया, खोला और ब्लेंड कर दिया, उनको आपस में मिला दिया। चीजें आप यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर नंबर आता है किसका, तो उसके बाद जो नंबर आता है, तो उसके बाद नंबर किसका आता है, तो धुनने का आता है। धुलने से क्या होगा, जो इसके अंदर की जो गंदगियां होंगी वो सारी निकल जाएंगी, जो धूल मिट्टी कण इत्यादि होंगे वो चीजें क्या हो जाएंगे, इसमें से निकल जाएंगे। जब आप ये प्रोसेस कब करते हैं, जब गांठे खोलते और मिलाते हैं ना, तो इसी बीच में क्या करते हैं, इनकी धुनाई की प्रोसेस से इसको गुजारते धुनते हैं, जिससे क्या होता है, इनकी गंदगियां वगैरह निकल जाती है और रेशे क्या हो जाते हैं, समांतर हो जाते हैं। जो कम अच्छे, ज्यादा अच्छे, छोटे बड़े सब क्या होते हैं, समांतर हो जाते हैं। उसके लिए आपने क्या किया, तो उसके लिए आपने धुनाई की प्रोसेस की। क्या की आपने, धुनाई की प्रोसेस की। धुनाई करने के बाद आप क्या करेंगे, तो इसमें कंघी करना लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। कॉम्बिंग करेंगे, कार्डिंग करने के बाद आपने कार्डिंग किया। कार्डिंग का मतलब ही तो धुनना होता है। कार्डिंग के बाद कौन सी प्रोसेस आती है, कंघी करना की प्रोसेस आती है। तो कार्डिंग, कॉम्बिंग, ठीक है। फिर ड्राइंग आउट, फिर ड्राइंग आउट का मतलब क्या होता है, आप ड्राइंग आउट करेंगे, पुनी बनाएंगे, ठीक है।
फिर ड्राइंग आउट करेंगे, लास्ट में आप स्पिनिंग के लिए भेजते हैं, कताई के लिए, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, ये रेशा बनने के लिए, धागा बनने के लिए रेशा बिल्कुल तैयार है विभिन्न प्रोसेस से गुजर करके। सबसे पहले आपने खेती किया, उसके बाद आपने बिलौने निकाला मतलब गिनिंग की प्रोसेस की, उसके बाद बालिंग की प्रोसेस की, ठीक है, गांठे बनाया, फिर गांठों को एक दूसरे में मिलाया, उसके बाद आपने कार्डिंग किया मतलब धुनाई की, उसके बाद आपने कॉम्बिंग, कार्डिंग, कॉम्बिंग, ड्राइंग आउट, रोइंग और स्पिनिंग, ये प्रोसेस होती है ना। फिर आपने क्या किया, कंघी किया मतलब कॉम्बिंग किया, उसके बाद आपने कताई के लिए भेज दिया। तो आप इसमें देख लिए, सबसे पहले खेती करना, तो सबसे पहले खेती करना, देखिए सबसे पहला खेती करना इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, चारों ऑप्शन में खेती करना दिया। अभी तक आप रहने दीजिए। फिर दूसरे में क्या दिया हुआ है, आपने क्या किया, बिनोलो निकाला, गांठ बाना मतलब गिनिंग की प्रोसेस के साथ बॉलिंग की प्रोसेस की, तो मतलब चौथा नंबर। तो यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे तीसरा, ये दोनों यहाँ से कट हो जाता है, इसमें भी चौथा, इसमें भी दो चौथा है, तो आप इसको यहाँ से लेकर के चलिए अभी, ठीक है। फिर अगला प्रोसेस क्या आता है, बस सुनते जाइए। आपने गांठ जब बना दिया तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद जब आपने धुनाई की प्रोसेस की, ठीक है, जिसको कार्डिंग कहते हैं, तो कार्डिंग किस नंबर पे है, तो कार्डिंग जो है 7 नंबर, कार्डिंग चौथा के बाद, एक मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा सा आगे चीजें बता दी हूँ। मतलब बिनौला निकाला, उसके बाद खोलना और आपस में ब्लेंडिंग करना, तो तीसरा नंबर है। अच्छा बताई थी, तीसरा नंबर दोनों में था, समान था, ठीक है। अब नंबर आता है धुनना, देखो 7 नंबर पे है, ठीक है। कार्डिंग, कॉम्बिंग, ड्राइंग आउट, रोइंग और स्पिनिंग, कार्डिंग की प्रोसेस शुरू हो रही, तो धुनना किस नंबर पे है, 7 नंबर पे है। तो देखो 7 नंबर इसमें है, इसमें नहीं है, तो यहां से आप समझ जाओ ये सही होगा। आपने कार्डिंग की, फिर कॉम्बिंग की, उसके बाद रोइंग आउट की, हल्की सी पूनी बनाई, उसके बाद आपने 5वां नंबर स्पिनिंग के लिए धागा तैयार हो गया। आपको मैं अपने तरीके समझा रही हूँ, न कि इसके एक्सप्लेन को ध्यान में रखी हूँ, क्योंकि बुक में मैंने ऑलरेडी टिक लगा चुकी हूँ। इसलिए देख लीजिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। कपास एक विश्वव्यापी रेशा है। कपास से बना वस्त्र सस्ता, मजबूत, सुंदर, विलक्षण गुणों से संपन्न एवं सभी आयु वर्ग के लोगों की पहुंच के भीतर होता है। यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया, यहाँ पे ये नहीं बताया कि कौन सी प्रोसेस क्या होती है, पर आप देख लीजिए। साधारणतः कपास का पौधा 4 से 6 फीट तक लंबा होता है। जमीन को अच्छी प्रकार से जोत कर भूमि में कपास के बीज उगाए जाते हैं। इसी जमीन में अच्छी प्रकार से जोत करके ही नाम पे कोटून या कॉटन, अरबी शब्द है, ये बात सही है, उसी से बना और इसका अर्थ भी यही होता है। कपास के रेशे के उत्पादन का सही क्रम आपको हमने बता दिया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो है आप किसका काम करेंगे, तो खेती करने का काम करेंगे। कौन सा काम करेंगे, खेती करने का काम करेंगे, जिसे क्या कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, जिसे कहते हैं हार्वेस्टिंग करना, मतलब खेती करना, ठीक है, उसकी खेती करना, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है, तो आप पॉट्स को एकत्र किए, कोए को एकत्र करना, पिकिंग करना भी कह सकते हैं, कलेक्ट ऑफ पॉट्स, जिसे पिकिंग करना कहते हैं। पिक का मतलब इकट्ठा करना, उसको कई तरीके से किया जाता है, मैं आपको बताई थी, मशीन द्वारा भी होता है और हाथ के द्वारा भी पिकिंग प्रोसेस होती है। उसके बाद गिनिंग होती है, पिक कर लिया आपने, उसको इकट्ठा कर लिया, फिर बीज से उसको अलग किया, मतलब ओटाई की प्रोसेस मैं आपको बताई थी। उसके बाद क्या होता है, ये ओटाई करने की कई प्रोसेस होती है, हाथ से, छड़ से, मशीन से, कई तरीके से। फिर आप उसको बालिंग बनाएंगे, फिर उस बॉल की ब्लेंडिंग करेंगे, एक में मिक्स करेंगे। इसके लिए मैंने आपको कुछ चीजें पहले बताई थी। इसके लिए एक मशीन, 2-3 मशीनों का नाम है जिसका उपयोग करते हैं। इसमें जो ब्लेंडिंग के लिए आप ब्रेकर, इंटरमीडिएट और फिनिशर नाम की मशीन का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 1 इंच मोटी तथा 40 इंच चौड़ी चादर तैयार करके, जिसका वजन 40 पाउंड होता है, आप इसको तैयार करके, मतलब एक माल, रॉ मटेरियल तैयार कर दिए। अब ये जो तैयार हो गया 40 पाउंड का रॉ मटेरियल, आप उसकी धुनाई करेंगे। धुनाई क्यों करते हैं, इसमें ये होता है कि इसमें रेशे बिल्कुल ही साफ, लंबे एवं समांतर हो जाते हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कुछ भी है। धुनाई आपने देखा होगा, रजाई वगैरह जहां बनवाने जाते हैं, एक मशीन होती है जिसमें वो रुइयों को डालते जाते हैं। उसमें कोई रुई गठी हुई होती है, कोई छोटी, कोई बड़ा। लेकिन जब धुनाई होता है, कोई बड़ा बड़ा सा बॉल बन जाता है, कोई बिल्कुल छोटा छोटा होता है। लेकिन जब उस मशीन के प्रोसेस के बाद क्या होता है, सारी रुइयां समांतर, बिल्कुल जैसे लगता है फॉग की तरह, मतलब होता है ना, जैसे फॉग होता है, जो जैसे आसमान का धुआं आसमान, जैसे आसमान में जो बादल होते हैं, वैसा बिल्कुल हो जाता है। वो जो इकट्ठा होके बन गया था
मतलब बॉल टाइप का बन गया था, वो चीज़ नहीं रहती, उसकी धुनाई हो गई। जब धुनाई हो गई तो उसके बाद आपने कार्डिंग की प्रोसेस की, कार्डिंग ही मतलब धुनाई की। धुनाई के बाद उसको क्या करते हैं, कंघी करते हैं, समानांतर करते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो ये कंघी करने की प्रोसेस होती है, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में रेशों को चिकना और समांतर कर दिया जाता है। लेकिन ये एक महंगी प्रक्रिया होती है, कौन सी, कंघी करना, कॉम्बिंग करना। ठीक है, एक चीज आप जान लीजिए। और भी एक बात है, सूक्ष्म एवं एक समान लंबाई वाले रेशे समांतर होकर व्यवस्थित हो जाते हैं। और क्या हो जाता है, अब ये पोनी बनाने के लिए तैयार हो गए, जिसे क्या कहते हैं, तो कॉम्ब स्लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्ब स्लीवर कहते हैं। जब पूनी बन गई तो उसे क्या कहते हैं, जो कॉम्ब स्लीवर हो गया, जब उनकी पोनियां बन गई। और पोनियां कितनी होती हैं, तो वो जो रुई की छोटी छोटी पतली पतली पूनियां बनी थी ना, वो 6 से 7 इंच जो होती लंबी होती है और 1 इंच क्या होती है, मोटी होती है। पूनी बनाने के बाद, जैसे आप यहाँ पे कॉम्ब स्लीवर कह रहे थे, अब यहाँ पे आप क्या कहेंगे, कॉर्ड स्लीवर कहेंगे। ठीक है, जो वो रेशा जो तैयार हो रहा है आपको 6 से 7 इंच मोटा और 1 इंच जो 6 से 7 इंच लंबा और 1 इंच जो मोटा आपको मिला था, जो रेशा कॉम्ब स्लीवर से मतलब कॉम्ब स्लीवर जिसे कह रहे थे, अब वो क्या हो गया, कार्ड स्लीवर हो गया। क्यों, क्योंकि उसकी हल्की सी पोनी बन गई, 1 इंच मोटा हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, स्पिनिंग के लिए तैयार हो गया। इसके बाद भी कुछ प्रोसेस होती हैं, जैसे वीविंग होता है, फिर फिनिशिंग होता है, फिर डाइंग एंड प्रिंटिंग होता है, और उसके बाद आप उसको वस्त्र के रूप में डायरेक्ट क्या होता है, वो मार्केट में आता है, जिसको आप परचेज कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं टाइम टेकिंग जरूर बताती हूँ, लेकिन मैं आपको ऐसा बताऊंगी कि वो चीज़ आपके माइंड से कभी न निकले, बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। लिनन फ्लैक्स का क्रॉस सेक्शन कैसा दर्शाता है, बहुकोण दर्शाता है। अगर पंचकोण रहेगा तो आप पंचकोण लगाएंगे, अगर पंचकोण नहीं है, बहुकोण है, तो बहुकोण लगाएंगे। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर लिनन का रेशा गोल आकृति का, लंबा एवं सीधा दिखाई पड़ता है, जो उसकी लंबाई में। पर क्रॉस सेक्शन का मतलब जो होता है, जो बीच से क्रॉस कर दिया, काट गया, जिसके बीच बीच लंबाई में उसमें क्या होता है, बीच बीच में बम्बू, जस्ट लाइक बम्बू ट्री, बम्बू का जो ट्री होता है ना, उसकी तरह दिखता है, बांस के पेड़ की तरह। और बीच बीच में उसमें क्या दिखता है, तो गांठें दिखती है, जो पैक्टीन की होती है, गोंद उस जो उसमें पैक्टीन पाया उसकी होती है, तो वो वैसा दिखता है। लेकिन जब आप उसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो या तो बहुकोण या तो पंचकोण दिखता है। ठीक है, वही चीज सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर लिनन का रेशा गोल आकृति का, लंबा एवं सीधा दिखाई देता है, जिसके बीच बीच में बांस के समान गांठें दिखाई देती हैं। इसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। लिनन को क्रॉस सेक्शन पे देखने पर लिनन बहुकोण या पंचकोण होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। किस उत्पादन के लिए ओटाई की आवश्यकता होती है, नायलॉन के लिए, रेशम के लिए, उक्त सभी के लिए, कि रुई के लिए। आपको पता है ये क्या है, ये मानव द्वारा निर्मित रेशे हैं, और ये क्या है, आर्टिफिशियल रेशे के अंतर्गत आते हैं। ये क्या होते हैं, ये लंबे हैं, इनके लिए ओटाई की आवश्यकता नहीं होती। आपको पता है ओटाई किस पे की जाती है, तो रुई पे की जाती है। ओटाई का मतलब क्या होता है, तो आपको पता है ओटना, ओटना का मतलब गिनिंग, गिनिंग की प्रोसेस किस पे की जाती है, आपको पता है ना, रुई बीज से रुई को बीज से रेशे को अलग करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओटाई, गिनिंग कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, देख लीजिए क्या लिखा है इसमें, रुई कॉटन के उत्पादन में ओटाई, गिनिंग की आवश्यकता पड़ती है। कपास के कोई में बीज व रेशे दोनों ही उपस्थित होते हैं, अतः इन्हें ओटा जाता है। ओटने के कार्य हाथ अथवा गिनिंग मशीन से के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया से रेशे में उपस्थित धूल कण, पत्तियां, लकड़ी, छिलके, बीज आदि अलग हो जाते हैं। मैं आपको कपास का प्लांट का जो एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो टाइप का भेजी थी, उसमें आपने देखे थे छोटे छोटे क्या होते हैं, रुई गोल गोल बॉल उसमें लगे होते हैं, साथ में पत्तियां होती, क्योंकि इसकी खेती होती है। आपने देखा हो जब धान वगैरह की खेती होती है, तो जब आपके घर धान आता है, धान का बीज मतलब रॉ कह सकते हैं, रॉ जो पैडी होता है, उसमें आप क्या देखते हैं, उसके साथ क्या होता है, भूसे भी होते हैं, फिर अगर उसको कन भी होता है, गंदगियां भी होती हैं, तो उसको क्या क्या ओसाई के द्वारा उसको साफ किया जाता है। फिर उसको मशीनों में मिलिंग की प्रोसेस द्वारा चावल निकाला जाता है, फिर उसमें मशीनें होती है जो उसको साफ करते जाती है। तो वही है, ये प्रकृति की देन है। तो इसमें ये सारी गंदगियां होंगी, जिसको गिनिंग की प्रोसेस के द्वारा वो मतलब रुई को बीज से अलग किया जाता है। तो किस पे होता है, तो ये कॉटन या रुई पे होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा तने से प्राप्त रेशा है, आप कई बार आपको याद हो, कपास बीज से प्राप्त, रेशम जंतुओं से प्राप्त, और प्रोटीन रेशा, रेयान मानवकृत।
रेयान जो है कि आर्टिफिशियल रेशम, मानवकृत पहला रेशा। लिनन क्या है? तने से प्राप्त रेशा है, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? फ्लैक्स से प्राप्त होता है लिनन रेशा। इतनी चीजें आप देख लीजिए, यहाँ तक देख लीजिए। लिनन तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। लिनन एक अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक रेशा है जिसका प्रयोग अत्यंत प्राचीन काल से ही वस्त्र निर्माण में होता रहा है। तब लिनन का प्रयोग भोग विलास, शान शौकत, वैभव, ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता था तथा इसका प्रयोग राजा महाराजा, कुछ गिने चुने सामंती लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता था। लिनन वनस्पति आपको पता है, मिस्र को लिनन ऑफ द लैंड कहते हैं, आयरलैंड में बढ़िया होता है, ठीक है। कुछ चीजें आप यहाँ पे देख लीजिए। आज बस इतना ही, वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। मैं आपको धीरे धीरे ऐसे ही क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए लेके चलूंगी। जो बिगनर्स होंगे उनको ज्यादा फायदे होंगे, जिनकी तैयारी अच्छी हो गई होगी भाई, उनको अगर टाइम टेकिंग लगे तो वीडियो स्किप कर सकते हैं। अगर देखने का मन हो तो देख सकते हैं, उनका रिविजन करना हो तो, ठीक है। चलिए, आप लोग अपना कीमती समय हमें देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।